शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मैं एक इंडियन हूँ, इस बात का मुझे काफ़ी गर्व है। ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग सीधे सामाजिक विज्ञान में या बार बार पूछे गए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो आप लोग देख पा रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो अगर आप क्लास 10th नहीं भी पढ़ते हैं या क्लास 10 के स्टूडेंट नहीं है तो कुछ ऐसी बेसिक चीज है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु याद रखिएगा कि सोशल साइंस में कुछ ऐसे हिंदी वर्ड है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे मतदाता, मत का मतलब होता है मन यानी विचार, और दाता का मतलब होता है दान देने वाला। तो मतदाता का मतलब अपना मन को दान देना, जिसको हम लोग मतदान भी कहते हैं, यानी अपना वोट यानी अपना अधिकार को दान देना। ऐसे में हम लोग को अपना जो मतदान है ना, अपना जो वोट है, कीमती वोट, दूसरे को जो दान देते हैं सोच समझ के देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर क्लास 10 के स्टूडेंट नहीं है तब भी आप बना सकते हैं। भारत में मतदाता यानी मन को दान करने वाला यानी वोट देने वाला की न्यूनतम आयु क्या है, कम से कम, यानी कितने साल की उम्र हो जाने से हम लोग वोट दे सकते हैं हमारे देश में। 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। याद रखिएगा, आपको मालूम है ऐसा क्वेश्चन 18 वर्ष। इस तरह का क्वेश्चन देहाती में जब झगड़ा लगता है तो याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि 3200 दांत तुम्हारा उड़ा देंगे, तो वहां से पता चलता है कि मानव के जो ना 32 दांत होते हैं। ऐसे में लोग इस चीज को जानते हैं कि 18 साल जुड़ने के बाद ही हम लोग मतदान कर सकते हैं। दूसरा नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। अब मान ले इसमें आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन प्राण का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, प्राण का मतलब जान होता है। यानी लोकतंत्र का जान किसे कहा जाता है, यानी लोकतंत्र किस पर आधारित है, यानी लोकतंत्र में कौन ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो लोकतंत्र को बनाने में और बचाने में मदद करता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, राजनीतिक दल को, संविधान को, प्रेस को। याद रखिएगा, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को करता है। कुछ ऐसा कार्य है जो राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र में असंभव है। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो लोकतंत्र में वो जो कार्य प्रणाली है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को। याद रखिएगा, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को ले लिए, बीजेपी को ले लिए, बहुजन समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, ये जो राजनीतिक दल है ये लोकतंत्र का क्या है, प्राण है, यानी जान है, रखा गया है। कर्नाटक। 3 नंबर देखिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग एक बार जब पढ़ेंगे तो इसको मिस नहीं कर सकते। कौन बीमारू राज्य नहीं है, याद रखिएगा, हम बिहार यहाँ पे लिखे हुए हैं, बीमारू। BI से बिहार, MS से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उड़ीसा। याद रखिएगा, BI से बिहार, MS से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उड़ीसा। कौन बीमारू राज्य नहीं है, बिहार आ गया, ये बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, कर्नाटक यही है जो बीमारू राज्य के कैटेगरी में नहीं है, और यू से उड़ीसा, यानी ये तीनों क्या है, बीमारू राज्य में। कभी कभी ये भी सवाल करता है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, वहां 4 ऑप्शन में से 3 रहता है, और कभी कभी लिखता है 3 अगर रह गया और लास्ट में D नंबर इनमें से सभी, तो आपको ऐसे केस में इनमें से सभी में टिक लगाना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हालांकि 1 नंबर क्वेश्चन 2021 फर्स्ट पाली में, दूसरा नंबर क्वेश्चन 2021 फर्स्ट पाली में कौन बीमारू राज्य नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। 4 नंबर, सुनामी किस स्थान पर आता है, यानी सुनामी किस जगह पर आता है। स्थल मिस होता है जगह, यानी, और समुद्र मिस, आप तो समझ रहे, आसमान, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखा, ये भूकंप जब समुद्र में आता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। यानी जब भूकंप ये पृथ्वी पर होता है, जब जमीन कांपने लगता है, इसको हम लोग भूकंप कहते हैं। और यही भूकंप जब समुद्र में आता है और उसकी लहरें जो उड़ता बैठता रहता है, यानी टोटली समुद्र में भूकंप आना ही क्या कहलाता है, सुनामी। तो सुनामी किस स्थान पर आता है, याद रखिएगा, समुद्र में। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये कथन है, बहुत ही ग्रेट स्टेटमेंट है।
ये अब्राहम लिंकन का याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट किनका था? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु और लॉर्ड ब्राइस। याद रखिएगा ये अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन। 6 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना याद रखिएगा, जिसको हम लोग WTO कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? ये संगठन कब हुआ था? याद रखिएगा 1995 में। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन 1995। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हालांकि राजधानी से अगर पूछा जाए सवाल तो किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाए तो हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट। याद रखिएगा हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुदापेस्ट। किसी बच्चे की तैयारी हो चुका है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नई आर्थिक नीति ... स्कूल में लागू हुआ था। नई आर्थिक नीति याद रखिएगा 1921 में। 9 नंबर, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? याद रखिएगा इसमें निसंदेह पटना। और 10 नंबर आप लोग देख सकते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। आप लोग एक चीज को समझ सकते हैं, क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स है ना, पहला चैप्टर में सिर्फ आपका एक्सरसाइज में क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है या मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, लेकिन पलट के अगर ये सवाल कर दे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो ऐसे में सिर्फ आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन याद नहीं बल्कि ये दोनों का डेफिनेशन याद होना चाहिए। ऐसे में पता चला कि आप मिश्रित अर्थव्यवस्था गए हैं पढ़कर और वहाँ समाजवादी या पूंजीवादी से सवाल आया है, आप लोगों को उससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोग जिस तरह से खुल के जो बात करेंगे सब्जेक्टिव में, जैसे कि सुनामी किसे कहते हैं और विश्व व्यापार संगठन क्या है, नई आर्थिक नीति किसे कहते हैं और लोकतंत्र को यानी राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, आपके दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन अवश्य चलता होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम लोग सब्जेक्टिव, अमूमन हमारी पूरी टीम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग धीरे धीरे मैथ और साइंस का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग कुछ दिन और वेट करें ताकि हम लोग सोशल साइंस का पूरी टीम मेहनत करके हम लोग अपलोड कर सकते हैं। हम इस चीज को जानते हैं भली भांति कि अगर बिहार के स्टूडेंट्स को क्लास 10 में अगर कोई सब्जेक्ट प्रॉब्लम करता है आज के डेट में तो वो है सोशल साइंस। मुस्लिम बच्चों को उर्दू और नॉन मुस्लिम बच्चे को संस्कृत, ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो बच्चे को तंग कर रहा है। एक इंग्लिश था जो बच्चे कंपलसरी नहीं होने के वजह से इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन अमूमन कोचिंग सेंटर्स और स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से मैथ और साइंस का सिलेबस तो पूरा करा दिया जाता है, लेकिन बात जब सोशल साइंस का आता है मुझे लगता है ऐसे में बहुत ऐसे टीचर हैं जो पासपोर्ट्स, गाइड और दिगर गाइड में वो भरोसा दिखाते हैं, लेकिन ऐसे में बच्चों के अंदर काफ़ी कम नॉलेज प्राप्त करने की सुविधाएं होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 70 से 80% स्टूडेंट क्लास 10 के बाद यानी जब वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं यानी इंटर में जैसे एडमिशन लेते हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो जाते हैं। ऐसे में हम लोगों को आर्ट्स सब्जेक्ट में यानी आर्ट्स संकाय में जो सब्जेक्ट आते हैं, खास करके ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट आते हैं ऐसे सब्जेक्ट को ध्यान देना हम लोग को बहुत जरूरी है। खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू वेरी मच। सब मिलाकर 11।